और अब रुक करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में रहते हुए दूसरे दिन भी बैठकों के दौर जारी रखे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शाम 4 बजे लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर नियमित होने वाली समीक्षा बैठक भी अस्पताल में भर्ती रहते हुए ही की है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बावजूद इसके उनका एक्शन मोड लगातार जारी है। प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में बीजेपी और कांग्रेस लगातार लगे हुए हैं और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का आरोपों का जवाब देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने का प्लान बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम से तैयार ड्राफ्ट में प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी किया जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार के 15 साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने की उपलब्धि बताने का काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव वाली सीटों पर घर घर पंपलेट पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के संगठन मंत्री चंद्रप्रभाष शेखर का कहना है कि इस ड्राफ्ट को घर घर पहुंचाने का काम होगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि पूर्व की कमलनाथ सरकार में कौन कौन से बड़े फैसले हुए थे, जबकि 15 साल की बीजेपी की सरकार की विफलताएं कौन कौन सी थीं। बहरहाल उपचुनाव को लेकर अभी से बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगाने का काम कर रही है। बीजेपी जहां पर कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार से लेकर वचन पत्र पर अमल नहीं होने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अब इन आरोपों का जवाब देने के लिए जनता के बीच जाने का मन बना लिया है। इंदौर के परदेसीपुरा चौराहे से पाटनीपुरा चौराहे तक कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का भी जमकर मखौल उड़ाया। पाटनीपुरा चौराहे पर एक के बाद एक करके लगभग आधा दर्जन पुतले भी जलाए गए। पुलिस ने इसके बाद आयोजक चिंटू चौक से राजू भदौरिया समेत 2 सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते आपदा प्रबंधन मीटिंग में लिए गए फैसलों के आधार पर ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही सख्ती करने के निर्णय भी प्रशासन के द्वारा बीते दिनों लिए गए। कांग्रेस प्रशासन के कई फैसलों का विरोध कर रही थी। कांग्रेस के मुताबिक इससे आम जनता और व्यापारी परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस संपूर्ण बाजार खोलकर आम जनता को व्यापार करने देने की मांग कर रही थी। इसी के चलते यह प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन करने के दौरान पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की फुल्की झड़प भी देखी गई और अंत में पुलिस ने आयोजकों समेत 2 सैकड़ा से अधिक कार्यकर्ताओं समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब सबकी पहचान कर इन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बहरहाल बिना अनुमति कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन करना और फिर सिलसिलेवार पुतले जलाना, यह सब भारी पुलिस बल के सामने ही हुआ। जिस वक्त प्रदर्शन करने के लिए भीड़ एकत्रित हो रही थी, उस वक्त पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो संभवतः यह हालात नहीं निर्मित होते। नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य आम जनता की जान भी जोखिम में डाल सकता है। अब देखना होगा कि प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस कब तक दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी कर कठोर कार्यवाही करती है। कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया, यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट अब जारी हो गया है। छात्र बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट है पिछले साल के मुकाबले बेहतर नहीं रहा है। यानी साल 2019 के मुकाबले साल 2020 के कक्षा 12वीं के रिजल्ट में 4% की गिरावट हुई है। और वहीं इस बार लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट में लड़कों के मुकाबले बाजी मारी है। लेकिन इस बार भी निजी स्कूलों के मुकाबले प्रदेश भर के जो सरकारी स्कूल हैं उनका जो रिजल्ट प्रतिशत है वो बेहतर रहा है। यानी इस बार का जो रिजल्ट 68.81% रहा है। तो वहीं नियमित जो छात्राओं का जो पास प्रतिशत है वो छात्रों का जो पास प्रतिशत है वो 64.66% है। तो वही छात्राओं का प्रतिशत 73.40% है। यानी इस बार भी पिछले साल के मुकाबले छात्र छात्राओं की पास प्रतिशत में भी गिरावट हुई है। लेकिन प्रदेश भर में अगर नीमच जिले की बात की जाए तो नीमच जिला अव्वल रहा। स्कूल शिक्षा विभाग और एमपी सरकार और स्कूल एमपी बोर्ड की तरफ से रुक जाना नहीं योजना भी है। यानी रुक जाना नहीं योजना में फेल होने वाले छात्रों को पास होने के 2 मौके मिलने वाले। वही इस बार जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि जो शिवराज सरकार है वो टॉपर स्टूडेंट को लैपटॉप भी देने जा रही है। यानी जल्द से जल्द मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप का सरकार की तरफ से तोहफा भी मिलने वाला है।
5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाना है और इसके लिए उज्जैन से यहाँ पर जो है महाकाल मंदिर से भस्म और महाकाल वन से मिट्टी के साथ साथ क्षिप्रा नदी का जल भी भेजा जा रहा है और इसकी शुरुआत आज यहाँ पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्थित जो है पंचायती महानिर्वाण अखाड़े में की गई। आज जो है जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य महानिर्वाणी अखाड़े में पहुँचे, वहाँ पे साधु संत से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने इन मिट्टी जल और भस्म का पूजन अर्चन किया और उसके बाद जो है अयोध्या के लिए रवाना हो गए। आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में सुबह 5 बजे से ही पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर शुरू हो गया है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा को श्रृंगारित किया गया है और दिन भर यहाँ पर अभिषेक पूजा पाठ का कार्यक्रम चलेगा। चौथे सोमवार को हर वर्ष शाही पालकी का आयोजन किया जाता है और शाही पालकी में सवार होकर भगवान पशुपतिनाथ महादेव नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिकृति चांदी की प्रतिमा को पालकी में सजाया जाता है और नगर भ्रमण पर निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए भगवान पशुपतिनाथ नगर भ्रमण पर नहीं जाएंगे और शाही पालकी मंदिर परिसर से ही शुरू होकर मंदिर परिसर में ही समापन हो जाएगा। हालांकि शाही पालकी का जो आयोजन है उसमें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पालकी के आसपास स्लोगन लिखे हुए हैं और भगवान पशुपतिनाथ से यह प्रार्थना की जा रही है कि किसी तरह जो कोरोना संक्रमण है उससे भगवान बचाए और इस सृष्टि में जो कोरोना संक्रमण फैला है उसको दूर करे। फिलहाल जो भक्त है, श्रद्धालु है, उनको भगवान पशुपतिनाथ की बड़ी प्रतीक्षा थी कि वे नगर भ्रमण पर निकलेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण से भी बचना है और दर्शन भी करवाए जाना है, इसलिए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति ने ऑनलाइन दर्शन और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उससे जुड़े दूसरी संस्थाओं से सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि देश में तेजी के साथ
कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। इसी वजह से बहुत शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया था। आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी
और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है, बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है। साइंटिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। अब हमें राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना ही है, जो हमारे पास गांव-गांव में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक हैं, उनको ज्यादा सक्षम भी बनाना है। ये हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गांवों में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े। अभी तक गांवों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कोरोना योद्धा किसी तरह की थकान का शिकार न हो। हमें नए और रिटायर्ड जो भी प्रोफेशनल्स इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए भी लगातार काम करना होगा। साथियों, आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।